तो इस तरह से हमने ये जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व किया आपके सामने। कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं उनके अकॉर्डिंग हम इजीली इसको कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहली चीज़ जो टू डायमेंशनल मोशन के हम कुछ कंसेप्ट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उस पर आएंगे। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। अगर आपको वन डायमेंशनल मोशन के आपने दोनों वीडियो देखे हैं तो आप आराम से टू डायमेंशनल का भी समझ पाएंगे, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो, जब कोई बॉडी किसी प्लेन में मूव करती है तो आप ये समझ कर चलो कि हमें उसके दो कंपोनेंट लेकर चलने होते हैं। एक होता है उसका एक्स कंपोनेंट और एक होता है उसका वाई कंपोनेंट। मतलब जितने भी आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं या जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, बस हमें करना कुछ नहीं है, हमें उसके दो कंपोनेंट लेकर चलने हैं। जैसे मान लीजिए आप वेलोसिटी लेते हो, जैसे इनिशियल वेलोसिटी हम लेते थे। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हम लेकर चलते हैं। एक होता है एक्स कंपोनेंट जिसको हम आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, और एक होता है वाई कंपोनेंट जिसको हम जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये यू एक्स क्या है और यू वाई क्या है। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने किसी ऑब्जेक्ट को यू की स्पीड दी, ठीक है ना, थीटा एंगल पर, तो उसके दो कंपोनेंट हमारे होते हैं। कंपोनेंट रिजॉल्व करके हमें पता चलते हैं। जैसे एक्स के अलॉन्ग उसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा यू कॉस थीटा, इसको हम यू एक्स से डिनोट करेंगे। और वाई के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है उसको हम यू साइन थीटा कहते हैं और उसको यू वाई से डिनोट करते हैं। तो ये एक हमारी नज़र में एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके दो कंपोनेंट हैं एक्स और वाई। इसी तरह से जैसे सपोज कर लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका, जैसे मान लो आपने कि एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया यहाँ से एज ए प्रोजेक्टाइल की तरह आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए जाएगा, जैसे आगे की तरफ जा रहा है। जैसे मैं, चलो ये इनिशियल पॉइंट ले लेता हूँ और सपोज मैं यहाँ तक का मोशन ही कंसिडर कर रहा हूँ, ये पी पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करके हमें पता चलता है। जैसे ये इनिशियल पॉइंट है ओ और फाइनल पॉइंट है पी, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, अब ये इसके लिए हमें यहाँ से पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे हमने ये पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये वाला, ये हमारा कहलाता है एक्स कंपोनेंट, एस एक्स से इसको डिनोट करते हैं। और ये जो ऊपर की तरफ है ये वाला, ये मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये हमारा वाई कंपोनेंट होता है डिस्प्लेसमेंट का। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को भी जो है एज अ वेक्टर जब लिखेंगे टू डायमेंशनल मोशन में, तो उसके भी दो कंपोनेंट होंगे। एक्स कंपोनेंट उसको आई कैप से मल्टीप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट एस वाई उसको जे कैप से मल्टीप्लाई करो। ठीक इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी भी होती है। ये जो मोशन मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, जैसे कि ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थ्रो किया थीटा एंगल पर, इस तरह के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर थ्रो करोगे तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए, मतलब इस तरह से, जैसे मैं ये यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूँ तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए वो यहाँ से यहाँ जाकर स्ट्राइक करेगा। तो ये इस तरह का जो मोशन होता है इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। थीटा एंगल पर हम ये ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। इसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन की, चलो अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये बॉडी जो कवर करती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा रेंज माना जाता है, इसे हम रेंज कहते हैं। और जो ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पर है ये वाली, ये कैपिटल एच मैक्सिमम हाइट ये होती है। और जितना टाइम इस ऑब्जेक्ट को इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने में लगता है इसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसके भी आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो मैं अब नेक्स्ट आपको यही बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्टाइल कंसिडर किया गिवन
प्रोजेक्शन गिवन एट एंगल थीटा, ठीक है। तो ये ऑब्लिक एंगल पर, मतलब हम इसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं, इसे हम थीटा एंगल पर आपने इसको थ्रो किया, तो ये प्रोजेक्टाइल आपका ये हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करता है आर, और इसकी मैक्सिमम हाइट आप एच मान लो, और जो इसको टोटल टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में वो आप कैपिटल टी मान लो। इसके डायरेक्ट फॉर्मूले आप डिराइव भी कर सकते हो, बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आप याद रखो, डिराइव करने का कोई इतना हमारे नीट और उसके जेई मेंस के लिए ज़रूरी नहीं होता। यू डायरेक्टली रिमेंबर कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ऑब्जेक्ट का 2u sin थीटा बाई जी, बिल्कुल इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने में ये आपको ये टाइम लगेगा 2u sin थीटा बाई जी। और एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखना कि इनिशियल से ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का जो टाइम होगा ये एग्जैक्टली इसका हाफ होता है t/2। मतलब अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आपका आएगा u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, इसमें 2 बढ़ जाएगा क्योंकि अपॉन 2 कर दिया हमने। इसके बाद आपको जैसे ये रेंज है, इसको सेकंड पॉइंट मानते हैं, रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, इसका फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा बाय जी, ये भी आप डायरेक्टली याद रखो। और तीसरा जो ये मैक्सिमम हाइट है h, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे u² sin² थीटा बाय 2g, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रहेंगे आपके लिए। एक बाकी एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और होता है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जैसे आप किसी टावर के ऊपर से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई टावर है, इसकी हाइट है h, तो इसके ऊपर से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो ये जो इसका मोशन होगा वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल माना जाएगा। इस तरह से ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाकर स्ट्राइक करेगा। इसमें भी ये रेंज जो होती है ये आप कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग 2 डायमेंशनल, और ये जो हाइट है इसको आप गिवन है h मान लीजिए, और इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो आप t मान लीजिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में जो रेंज होती है उसका फॉर्मूला होता है u√2h/g। यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी v से जाके स्ट्राइक करता है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको जनरली हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, √vx² + vy²। इसमें vx vy आप हमेशा याद रखना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के केस में vx u के बराबर ही होता है, जबकि जो vy की वैल्यू होती है वो gt के बराबर होती है। t हमारा ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये वाला कैपिटल T। तो ये कुछ बेसिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए ये एक IIT JEE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें कि ऐसा गिवन है कि एक ट्रेन इज़ मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। एक ट्रेन जो कि a एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, बॉय स्टैंडिंग इन द ट्रेन थ्रोज अ बॉल फॉरवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब एक चलती हुई ट्रेन है, उस ट्रेन का भी कुछ एक्सेलरेशन है a, ठीक है ना, और उसके अंदर एक बॉय एक ट्रेन को एक बॉल को थ्रो करता है, 60 डिग्री एंगल पर थ्रो करता है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है ना। और द बॉय हैज़ टू मूव फॉरवर्ड बाय 1.15 मीटर इनसाइड द ट्रेन टू कैच द बॉल बैक एट द इनिशियल हाइट। और फिर वो बॉय को मतलब थोड़ा सा आगे भागने पड़ता है उसी बॉल को कैच करने के लिए। कितना डिस्टेंस आगे भागता है? 1.15 मीटर उस बॉल को कैच करने के लिए। तो अब हमें ये बताना है कि उस ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो आप इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए ये एक चलती हुई ट्रेन है, ठीक है, ये एक चलती हुई ट्रेन है, इसका कुछ एक्सेलरेशन है जो कि हमें नहीं पता, ए मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन। यहाँ से अगर एक बॉल को थ्रो किया जाए 60 डिग्री एंगल पर, मान लीजिए मैं इसको 60 डिग्री एंगल पर थ्रो करता हूँ और इसकी स्पीड मुझे पता है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये बॉल जो है ऑब्वियसली एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करते हुए जाएगी और इस तरह का पाथ फॉलो करके यहाँ पर मतलब ये जाके
स्ट्राइक करेगी। अब जो स्टूडेंट है यानी कि जो बॉय है वो 1.15 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है उस बॉल को कैच करने के लिए। तो एक तो ये डिस्टेंस जो जो बॉय ने कवर किया, देखो बॉय ने अपना डिस्टेंस कवर किया 1.15 मीटर, ठीक है, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं 1.15 मीटर। लेकिन उतने टाइम में ट्रेन भी ट्रेवल कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर गई होगी। अब ट्रेन जो है वो ए एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है, तो उसका जो ट्रेन ने उतने टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, मतलब स्टार्टिंग हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें, तो जो उतने ही टाइम में जो ट्रेन डिस्टेंस कवर कर जाएगी ए एक्सेलरेशन, जो बॉय को उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, दैट विल बी हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि बॉय तो देखो ट्रेन के रिलेटिव ट्रैवल कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, दैट्स वाई मैंने यहाँ यू ज़ीरो लिया है, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो वो चीज़ यहाँ पर ये होगी हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो टोटल इनको अगर मिला लें हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये वाला 1.15 जो बॉय ने ट्रेन के अंदर ट्रैवल किया, इनको अगर हम ऐड करें तो ये हमारी प्रोजेक्टाइल की रेंज बनती है आर, ठीक है। अब ए हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो ये जो टी है यहाँ पर, ये टी वही लगेगा जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है हमारा यू स्क्वायर टू यू साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर प्लस 1.15 इज इक्वल टू आर यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये जो डायरेक्ट फॉर्मूले मैंने आपको पहले बताए थे वो मैंने यहाँ पुट कर दिए। अब यहाँ पर ए हमें फाइंड करना है और यू की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। साइन थीटा, थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री, डिवाइडेड बाय जी को 9.8 हम लेंगे उसका स्क्वायर, प्लस 1.15 इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर साइन 120 डिग्री, क्योंकि 2 इंटू 60 करेंगे हम, डिवाइड बाय 9.8। तो अगर मैं ये सारी कैलकुलेशंस करूँ यहाँ पर, ठीक है ना, तो कैलकुलेशंस करने के बाद जो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर, मैं सीधा ही लिखी ए बाय 2 प्लस 1.15 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करने के बाद 5√3। और अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो पूरी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास ए की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपने ये देखा कि इसका जो फाइनल आंसर है वो हमने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट फॉर्मूलेस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस तरह से प्रोवाइडेड है कि एक रॉकेट है, रॉकेट इज मूविंग इन ए ग्रेविटी फ्री स्पेस विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रॉकेट एक एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ ये रॉकेट मूव कर रहा है, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अलोंग एक्स डायरेक्शन ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द चैम्बर इनसाइड द रॉकेट इज 4 मीटर। ये जो रॉकेट का चैम्बर है उसकी लेंथ 4 मीटर है। बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द चैम्बर इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में रॉकेट जा रहा है उसी डायरेक्शन में एक बॉल को हमने थ्रो किया विद ए स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने उसको थ्रो किया बॉल को रॉकेट के अंदर से ही, रिलेटिव टू द रॉकेट। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड, और सेम टाइम पर उसके अपोजिट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में भी हमने बॉल को थ्रो किया, बट उसकी स्पीड इतनी है 0.2 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द रॉकेट, ठीक है ना। फ्रॉम इट्स राइट एंड रिलेटिव टू द रॉकेट द टाइम इन सेकेंड व्हेन द टू बॉल हिट ईच अदर इज। अब ये देखिए जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। इसमें हमें कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर हमें लिखना है कि कितने टाइम के बाद ये बॉल्स आपस में एक दूसरे के साथ मीट करेंगी, तो वो उसका आंसर हमें निकाल कर लिखना है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ये इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पर एक ये रॉकेट है हमारे पास, ये मान लिया। ये रॉकेट इस डायरेक्शन में, मतलब ये हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये रॉकेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे हों, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, मान लो आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, जैसे कोई गाड़ी में आप बैठे हो, या मान लो आप किसी बस में बैठे हो और बस आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो आप ये फील करते हो कि जैसे आप पीछे गिर रहे हो। तो जो भी इसके अंदर का जो भी मोशन होगा, या इसके अंदर का जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, या इसके अंदर के जो भी लोग होंगे, वो एक्चुअल में पीछे की तरफ एक्सेलरेशन को फील करेंगे। तो मैं ये जो एरो अंदर की तरफ बनाऊंगा वो पीछे की तरफ बनाऊंगा। एक्चुअल में जो रॉकेट का जो मोशन है वो तो आगे की तरफ है, लेकिन जो अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ड्यू टू सूडो फोर्स कह लो या ड्यू टू इनर्शिया कह लो, वो फोर्स पीछे की तरफ फील करेंगे। तो अब यहाँ से एक बॉल हमने ये थ्रो की, ठीक है। अब ये जो बॉल हमने यहाँ से थ्रो की है पहले वाली, हमें ये गिवन है कि ये एक इसको हमने कितनी स्पीड से थ्रो किया है, पहले वाली बॉल को हमने 0.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया है। तो आप इमेजिन करो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया और उसकी स्पीड है 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब ये कितनी हाइट तक, मतलब ऐसे ऊपर उछलेगा और फिर वापस आएगा, क्योंकि एक तरह से ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। और जब रॉकेट आपका आगे की तरफ जा रहा है, तो उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं या उसके अंदर का जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एक तरह से उस एक्सेलरेशन को फील कर रहे होंगे। जैसे कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ फील कर रहे होंगे। जैसे मतलब आप ये समझ के चल लो कि एक तरह की ग्रेविटी ये भी इस डायरेक्शन में फील कर रही होगी वाली बॉल। तो ये जो वैल्यू है ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मैं देखता हूँ ये कितनी हाइट तक ये मैक्सिमम जा सकती है। ये इसकी जो मैक्सिमम हाइट है ये क्या होती है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है। तो जैसे पॉइंट ए से यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ इनिशियली, और ये पॉइंट बी हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ तक की जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस फॉर्मूले में फाइनल वेलोसिटी को मैं 0 रख देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी आपकी है 0.3, जो पहले वाली बॉल को आपने थ्रो किया, 2as। a की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास -2, ठीक है, और s हम निकाल लेते हैं। चलो, तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास आ गया 0.09 डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो वैल्यू जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 0.0225 ये आएगा, 0.0225 मीटर। इसका मतलब जो बॉल है वो कुछ खास अपना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी। अब बॉल ए की बात करते हैं। जो बॉल ए हमने यहाँ से थ्रो की है, इस तरफ से बॉल ए को हमने इस तरफ से थ्रो किया, ठीक है। तो जो बॉल को हमने थ्रो किया है वो उसकी स्पीड है 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो वो मैं ये लिखता हूँ u 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इस बॉल का जो मोशन है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है और उसके ऊपर एक्सेलरेशन a लग रहा है, ठीक है। रिलेटिव एक्सेलरेशन इसका जो है वो 2 के बराबर है। तो a की वैल्यू मैं लिखता हूँ 2, सेम डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके ऊपर हम अपना इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s मतलब जो रिलेटिव डिस्टेंस है इनके बीच में, इनके बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है, देखो हमने ये ऑब्वियसली देख ही लिया कि बॉल ए और बॉल बी को रिलेटिव डिस्टेंस उतना ही कवर करना है जितना कि ये चैम्बर की लेंथ है, यानी 4 मीटर। तो यहाँ पर s की जगह पर 4 आ जाएगा। u की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.2, बॉल की स्पीड है ये। t हमने अभी निकाला नहीं है, t अभी हम निकालेंगे, हाफ a की जगह पर आ गया 2t स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से t की वैल्यू जो आपको मिलेगी दैट विल बी नियरली 2 सेकेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। जेई एडवांस का क्वेश्चन था ये, और
कोई मुश्किल नहीं था, बेसिकली आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके इसका आंसर निकालना था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं कि ये भी जेई एडवांस 2014 का ही है। इसमें इस तरह से प्रोवाइडेड है कि एयरप्लेन्स ए एंड बी आर फ्लाइंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर। मतलब कि दो एरोप्लेन्स हैं जो कि आपके एक एरोप्लेन ऐसे 30 डिग्री एंगल पर जाता हुआ दिख रहा है आपको ये, ठीक है ना, और दूसरा एरोप्लेन है ये वाला आपको 60 डिग्री एंगल पर जाता हुआ दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। द स्पीड, और जो स्पीड है ये वाले एयरक्राफ्ट की वो 100√3 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है। एट टाइम t इक्वल टू 0 एन ऑब्जर्वर इन ए फाइंड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। ए वाला जो एयरक्राफ्ट है उसकी स्पीड है 100√3 मीटर पर सेकेंड। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि वी ए आपको प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में 100√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वर जो ए है, यानी ए वाला ऑब्जर्वर देखता है कि बी से जो उसका डिस्टेंस है वो 500 मीटर है। तो एस की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास हो गई 500 मीटर, ये इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस है। द ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। इफ एट टी इक्वल टू टी नॉट इट जस्ट एस्केप्स बीइंग हिट बाय बी टी नॉट इन सेकेंड इज। मतलब हमें इसमें ये बताना है कि मतलब हमें पहले तो ये गिवन है कि जो बी हमें नज़र आ रहा है, ए वाला जो ऑब्जर्वर है जब वो बी को देखता है तो वो अपने से परपेंडिकुलर उसको मूव करते हुए देखता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बी की वेलोसिटी है यहाँ पर वी बी, आप उसको जो ए के अलॉन्ग उसे रिजॉल्व करो आप, ठीक है ना, 30 डिग्री एंगल पर मतलब उसको रिजॉल्व करो। जैसे ए की जो डायरेक्शन है उसके अलॉन्ग बी की वेलोसिटी को रिजॉल्व करो। जैसे बी की वेलोसिटी है वी बी, तो ए का जो एंगल है वो है 30 डिग्री, तो इसको 30 डिग्री पर अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो इसका जो दो कंपोनेंट हमें मिलेंगे वो एक कंपोनेंट होगा वी बी कॉस थीटा, मतलब वी बी कॉस 30, और एक होगा वी बी साइन 30। इसको मैं यहाँ पर शो करता हूँ आपको इस डायग्राम में। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको 30 डिग्री एंगल पर, इसको जस्ट इसके 30 डिग्री एंगल पर मैं यहाँ पर ऐसे शो करता हूँ, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। तो ये वी बी अगर मैं मान लेता हूँ, तो ये इस डायरेक्शन में जैसे 30 डिग्री एंगल पर ये वी बी, ये वाली वेलोसिटी वी बी है, सो इट विल बी वी बी कॉस 30 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला कंपोनेंट होगा वी बी साइन 30 डिग्री यहाँ पर ऐसे। तो हमें ये प्रोवाइडेड है यहाँ पर कि जो ये वी बी कॉस 30 और जो ये इस ऑब्जेक्ट की यानी कि इस एयरक्राफ्ट की जो वेलोसिटी है वी ए, वो दोनों आपस में मैच कर रही हैं, ठीक है। तो हमें ये पुट करना है यहाँ पर कि वी ए इक्वल्स टू वी बी कॉस 30, और जो ये वी बी साइन 30 है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वी ए के साथ, और ये वो कंपोनेंट है वेलोसिटी का जो रिलेटिव जिस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग द सेपरेशन बिटवीन द टू, यानी कि दोनों के बीच का सेपरेशन जो कवर होगा वो इस कंपोनेंट के ड्यू टू होगा, वी बी कॉस 30 वी बी साइन 30 के ड्यू टू। तो यहाँ पर पहले हम वी ए की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास आ गया 100√3 इज इक्वल टू आ गया यहाँ पर वी बी कॉस 30। तो ये वी बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 100√3 डिवाइडेड बाय √3/2। √3 से √3 कट गया तो ये आपके पास आ गया 200 मीटर, 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम एक्चुअली इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम, जो इनकी बीच की परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ये वाली जिससे ये दोनों पास आ रहे हैं वी बी साइन 30 डिग्री, उससे डिवाइड कर देंगे। तो डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 500 मीटर, और वी बी की वैल्यू हमारे पास है 200, और साइन 30 यहाँ पर होता है 1/2। तो ये 2 0 जैसे कैंसिल हो गई, यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया, तो ऑलमोस्ट 5 सेकेंड का टाइम यहाँ पर लगेगा जिसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ मीट करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इट रीचेस ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर एंड रिटर्न टू द ग्राउंड। एक बॉल को हमने कुछ स्पीड के साथ थ्रो किया 45 डिग्री एंगल पर, और
मैक्सिमम हाइट 120 मीटर तक ये बॉल जाती है और उसके बाद ग्राउंड पर आती है। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट लॉसेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी आधी काइनेटिक एनर्जी मतलब लॉस हो गई। जैसे यहाँ से आपने बॉल को थ्रो किया, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है मान लेते हैं, यहाँ से हमने बॉल को थ्रो किया, कुछ वेलोसिटी के साथ थ्रो किया 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है, और वो बॉल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करते हुए जाती है और जब वो यहाँ पर स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद जब वो रीबाउंड होती है बॉल यहाँ से, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक तरह से हाफ लॉस हो चुकी होती है, ठीक है। रिटर्न टू द ग्राउंड अपॉन हिटिंग द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट लॉसेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो यहाँ पर जो ये फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन इसने ये फॉलो किया, ये वाला, ये हाइट हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 120 मीटर है, ठीक है। तो अभी इसकी कैलकुलेशन करते हैं। हाइट का जो फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया था पहले, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसमें h की जगह पर आप पुट करोगे 120, u आपको पता नहीं है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g। तो अगर इसमें अब कैलकुलेशन हम करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 120 इंटू 2g इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन 45 का जो साइन 45 वैसे 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये यू स्क्वायर की एक वैल्यू आपके पास आ गई 120 इंटू 2g इंटू 2, ठीक है। तो ये यू स्क्वायर आपके पास आ गया। अब क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो हमारी आधी लॉस हो चुकी है। तो अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जो वो मतलब हाफ mv स्क्वायर हम मान लेते हैं, ठीक है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। सो दिस विल बी हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर का इसका हाफ होगा इस काइनेटिक एनर्जी का। तो यहाँ पर m से m कट जाता है, हाफ से हाफ भी कट जाता है, तो v स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई u स्क्वायर बाय 2। तो यानी कि v आपका हो गया u/√2, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है इमीडिएटली आफ्टर द बाउंस द वेलोसिटी ऑफ द बॉल मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस आफ्टर द बाउंस इन द मीटर इज। अब उसके बाद जब ये नेक्स्ट बाउंस लिया इसने तो 30 डिग्री एंगल पर लिया और फिर जब ये फर्दर प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करते हुए जाएगी तो इस तरह से ये जो इसका बाउंस है ये वाला क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है कि ये 30 डिग्री एंगल पर है हमारे पास। तो अब ये जो हाइट होगी ये वाली, ये हमें पता नहीं है, इस हाइट को हम h2 मान लेते हैं, ठीक है ना। द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस आफ्टर द बाउंस इज। तो उसके लिए फिर आप मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला दोबारा से अप्लाई करोगे, तो उसमें फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा वी स्क्वायर। अब हम यू की जगह वी लिखेंगे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 2g। और यहाँ पर ये जो v की वैल्यू है हमारी वो हम ये पुट करेंगे यहाँ पर u/√2, उसका स्क्वायर साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो ये जो कैलकुलेशन आपकी होगी ये आपको ऐसे दे देता है यू स्क्वायर बाय, जैसे ये हो गया 2 4 यू स्क्वायर बाय 2 इंटू ये 4 आ गया और साथ में 2g, ठीक है। तो अब हमें बस ये जो यू स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी ये पुट करनी है, तो उससे हमारा फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास थी 120 इंटू 2g इंटू 2, वो हमने यहाँ पुट किया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इंटू 2g। तो यहाँ पर ये 2g से 2g कैंसिल। तो इस तरह से हमने ये जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन अभी अभी सॉल्व किया आपके सामने। कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं उनके अकॉर्डिंग हम इजीली इसको कर सकते हैं, तरीके से अप्लाई करना है। कोई इतना मुश्किल नहीं होते आईआईटी के क्वेश्चंस जो हमने अभी तक देखे हैं। सो आप हमारे साथ टच में रहिए, हमारे फर्दर वीडियोस को भी आप देखते रहिए।